Hello, my dear students. Welcome to Instant Studies. Today we are going to start chapter number 15, that is Indian Constitution. So, without wasting much time, let's get started. Indian Constitution. Ours is a democratic country. Democratic country in the sense a country that has the power to participate in the decision making. Okay, the people of country has the power to participate in the decision making. Which kind of decision they can make? They can decide who will be the leader of the country. Okay, in the election processes they can decide who will be the leader of the country. That's why India is a democratic country. People belonging to different religions, castes and languages live here. मीन्स इंडिया में अलग अलग धर्म के यानी अलग अलग रिलीजन्स के, अलग अलग जाति के यानी कास्ट के और अलग अलग लैंग्वेजेस यानी अलग अलग भाषाएं बोलने वाले भी लोग रहते हैं. Our country stands out in the world in terms of geographic, social and local diversities. However, our constitution has been formed to ensure equal opportunities to all, irrespective of their background. अगर डाइवर्सिटीज़ की बात करें, चाहे वो सोशल है, लोकल है या जियोग्राफिक है, तो इंडिया स्टैंड्स आउट इन द वर्ल्ड. मीन्स इंडिया इन सभी मामले में यानी इन सभी डाइवर्सिटीज़ में सबसे अलग है. यानी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ यहाँ देखने को मिलती हैं. लोकल डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, सोशल, जियोग्राफिकल, ठीक है. However, our constitution has been formed to ensure equal opportunities to all. Means भले ही डाइवर्सिटीज़ क्यों ना देखने को मिलती हों, फिर भी हमारी कंट्री ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया है, कुछ इस तरह से फॉर्म किया गया है कि उसमें सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर बैकग्राउंड. चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से बिलोंग क्यों ना करते हों, कितनी भी ज़्यादा डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हों, फिर भी कॉन्स्टिट्यूशन कुछ इस तरह से फ्रेम किया गया है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलती है. अगर डाइवर्सिटीज़ की बात करें तो डाइवर्सिटी का मतलब होता है डिफरेंसेस. ठीक है, बहुत सारे डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. रीजनल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, कास्ट अलग अलग होती है, यानी इंडिया में अलग अलग कास्ट के लोग पाए जाते हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग भी मिलते हैं, अलग अलग नेशन से आए हुए लोग भी मिलते हैं. होता है, आप लोगों ने देखा होगा, कुछ पंजाब से आए हुए लोग यहाँ रहते हैं, कुछ तमिलनाडु से आए हुए रहते हैं, मतलब कुछ मराठियंस भी हैं, कुछ पंजाबीन्स भी हैं. तो अलग अलग कास्ट के लोग यहाँ पर हैं, तो डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलती हैं, है ना. मतलब एक ही अगर हम सोसाइटी की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लोग हमें देखने को मिलते हैं. उन सभी का जो बैकग्राउंड होता है वो भी अलग होता है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग अलग होते हैं. अगर उनके बिलीव्स की बात करें तो वो भी अलग अलग होता है, उनकी मान्यताएं अलग होती हैं. तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं. मतलब एक ही कंट्री में अलग अलग भाषा के, अलग अलग जाति के लोग मिलते हैं, उनकी प्रेफरेंसेस अलग अलग होती हैं, उनके बिलीव्स अलग अलग होते हैं, फिर भी एक ही जगह रहते हैं, एक ही सोसाइटी में रहते हैं. और अलग अलग डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी यहाँ पर यूनिटी भी देखी गई है ना. इंडिया में अलग अलग डाइवर्सिटीज़ के साथ लोग रहते हैं, बट फिर भी सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल ही हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में, और यूनिटी भी देखी गई है. ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट. तो हर कंट्री का अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है और वो डॉक्यूमेंट के फॉर्म में हमें मिलता है. द गवर्नमेंट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर द कंट्री. नाउ व्हाट शुड द गवर्नमेंट डू? गवर्नमेंट फॉलोज द कॉन्स्टिट्यूशन. गवर्नमेंट जो है वो क्या करती है, इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है. फॉर व्हाट? टू एडमिनिस्टर द कंट्री. कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गवर्नमेंट इसी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करती है. द कंट्री शुड बी रन इन अकॉर्डेंस विद इट्स कॉन्स्टिट्यूशन. तो कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस ही रन होनी चाहिए. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो फॉलो अप होनी चाहिए. अवर कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड. तो पूरी वर्ल्ड में
जो भी कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, जितनी सारी कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, ठीक है, हर कंट्री का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो उन सभी कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर देखा जाए तो हमारी कंट्री का यानी इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है, ठीक है। एंड इट हैज़ बीन फॉर्म्ड टू रन द कंट्री एफिशिएंटली amidst geographical diversities and other challenges। तो इसका मतलब ये है, सिंपल सी लैंग्वेज में अगर देखें तो हमारी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही पूरी वर्ल्ड में, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इट हैज़ बीन फॉर्म्ड टू रन द कंट्री एफिशिएंटली। दैट मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी बनाया गया है ताकि कंट्री जो है वो एफिशिएंटली रन करती रहे amidst geographical diversities and other challenges। मीन्स geographical diversities हों या बाकी कोई भी challenges भी आ जाएँ तो भी इन सभी के बीच कंट्री एफिशिएंटली रन करती रहे। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, a systematic compilation of a set of rules to run the country is known as the constitution of the country। तो कॉन्स्टिट्यूशन आखिर है क्या? ये एक सिस्टमैटिक कंपिलेशन है, मीन्स एक कलेक्शन है। किसका कलेक्शन? सेट ऑफ रूल्स का, रेगुलेशंस के सेट का, इन सब का एक कलेक्शन है, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है, ठीक है। तो रूल्स वगैरह का ये एक सिस्टमैटिक कलेक्शन है। फॉर व्हाट? टू रन द कंट्री। एक कंट्री को रन करने के लिए रूल्स रेगुलेशंस वगैरह का सेट है, जिसके कलेक्शन को, एक सिस्टमैटिक कलेक्शन को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। A proper guideline was needed to administer a country after independence, and therefore it was felt necessary to form a constitution। After independence means independence के बाद कंट्री को एडमिनिस्टर करने के लिए प्रॉपर गाइडलाइंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। एंड therefore it was felt necessary to form a constitution। और इसीलिए ही कॉन्स्टिट्यूशन को फॉर्म करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी बन गया था। A constituent assembly was formed for this purpose। तो इसी पर्पस के लिए एक असेंबली बनाई गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी एक सभा बनाई गई थी। A constituent assembly in all had 389 members। तो इस असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389। ओके। फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस 23 committees involving different subjects were formed। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस, तो इस प्रोसेस में कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग प्रोसेस मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जो प्रोसेस थी उसमें 23 कमिटीज़ को फॉर्म किया गया था, बनाया गया था, इन्वॉल्विंग डिफरेंट सब्जेक्ट्स। दीज कमिटीज़ इन्वॉल्व्ड people belonging to different communities, religions, gender, geographical areas, representatives of political parties and scholars of different fields as members। तो ये जो कमिटीज़ बनाई गई थी इनके मेंबर्स भी होंगे, ठीक है। तो मेंबर्स, एज अ मेंबर्स किस किस को इन्वॉल्व किया गया था? दीज कमिटीज़ इन्वॉल्व पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज़, अलग अलग समुदाय के लोगों को लिया गया था। रिलीजियस, अलग अलग धर्म के लोगों को लिया गया था। जेंडर मीन्स यहाँ पे जेंडर के लिए कुछ ऐसे फिक्स नहीं था कि मेल ही होंगे या फीमेल्स ही होंगी, ठीक है, मेल भी थे, फीमेल्स भी थी। जियोग्राफिकल एरिया, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ एंड स्कॉलर्स मीन्स विद्वान ऑफ डिफरेंट फील्ड्स, अलग अलग फील्ड के विद्वानों को लिया गया था एज अ मेंबर्स। Among others, well-known personalities like Dr. Rajendra Prasad, Jawaharlal Nehru, Dr. Bhimrao Ambedkar, Sardar Vallabhbhai Patel, Sardar Baldev Singh, Frank Anthony, H.P. Modi, A.K.S. Iyer, Maulana Abdul Kalam Azad, Shyama Prasad Mukherjee, Kanhaiya Munshi, K.T. Shah, and female representatives Sarojini Naidu, Vijaya Lakshmi Pandit were also included in these committees। थोड़ी लंबी लिस्ट हो गई नहीं? तो इन सभी लोगों को एज अ मेंबर लिया गया था इन कमिटीज़ में, ठीक है। वेल नोन पर्सनैलिटीज़ में ये सारे नाम आ जाते हैं, तो इन्हें आपको अच्छे से एक बार रीड करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये सभी जो हैं
इसी कमिटी के मेंबर्स थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इस असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है, जो कमिटी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने बैठी थी, ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। Owing to his particular contribution to the process of shaping the Constitution, he is also known as the chief architect of the Constitution of India. Process of shaping the Constitution, तो Constitution को फ्रेम करना, यहाँ Constitution को ड्राफ्ट करने की जो प्रोसेस थी, ठीक है, प्रोसेस ऑफ शेपिंग द Constitution, इसमें कंट्रीब्यूशन किसका था? पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन किसका था? भीमराव अंबेडकर जी का, ठीक है। इसीलिए ही इनको क्या कहा गया है? चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। एक्टिविटी, नाउ हियर एक्टिविटी इज गिवन फॉर यू। Photos of some of the members of the Constituent Assembly are given below. Recognize and write their names. Now in this activity what we will have to do? Photos of some of the members of the Constituent Assembly are given below. That means यहाँ पर आपको Constituent Assembly के कुछ members के photos दिए हुए हैं. Okay, now you will have to do what you will have to do? Recognize and write their names. आपको उन्हें पहचानना है और उनके नाम यहाँ पर लिखने हैं. Okay? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, कन्हैया लाल मुंशी, सरोजिनी नायडू। The first meeting of the Constituent Assembly was held on 9th December 1946. The whole process of constitution framing was completed in 2 years. तो इस असेंबली की यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट मीटिंग थी वो कब हुई थी? 9th दिसंबर 1946 में. ओके, एंड द होल प्रोसेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग यानी पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने की जो प्रोसेस थी, ठीक है, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, सबको बनाने की ये जो प्रोसेस थी वो बनने में, वो कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा था? 2 years. 2 years 11 months and 18 days. Okay, 2 years 11 months and 18 days. During this time period, 166 meetings of the Constituent Assembly were held. इस पूरी टाइम पीरियड में, मतलब 2 years 11 months and 18 days, ये जो पूरा टाइम पीरियड था जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था, इस पूरे टाइम पीरियड में टोटल कितनी मीटिंग्स हुई थी? 166. बिफोर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप, important aspects of the constitution's different countries were thoroughly studied. तो कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के बाद यहाँ पे कह रहे हैं फाइनल शेप, ठीक है, बिफोर गिविंग द कॉन्स्टिट्यूशन इट्स फाइनल शेप, important aspects of the constitutions of different countries were thoroughly studied. मतलब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन को यानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप देने से पहले क्या किया गया था? इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स मीन्स जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें वगैरह थी, अदर कंट्रीज़, डिफरेंट कंट्रीज़, जो बाकी की कंट्रीज़ थी, उनके कॉन्स्टिट्यूशंस को
पहले स्टडीड किया गया था। थारली मीन्स कम्प्लीटली, ठीक है। तो बाकी के जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उन्हें कम्प्लीटली स्टडी किया गया था अपने कॉन्स्टिट्यूशन को फाइनल शेप देने से पहले। आफ्टर इंडियाज़ इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली passed the constitution of 26th November 1949 and it was enforced on 26th January 1950। तो इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद यानी आफ्टर इंडिया इंडिपेंडेंस द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पास्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। तो 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पास किया गया एंड इट वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950 और उसे 26 जनवरी 1950 पर लागू किया गया। You can see some pictures here, right? These pictures are of meetings of Constituent Assembly. The Constitution Day is celebrated on 26 November every year. तो हर साल 26 नवंबर पे Constitution Day सेलिब्रेट किया जाता है। On the eve of the Constitution Day, the Parliament House and the Rashtrapati Bhavan are illuminated with multicolored lights. ईव का मतलब क्या होता है? किसी इम्पॉर्टेंट इवेंट या रिलीजियस डे के एक दिन पहले, ठीक है, उसको कहते हैं ईव। तो ऑन द ईव यानी जस्ट एक दिन पहले की बात है। उस कॉन्स्टिट्यूशन डे ये भी एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, राइट। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे के एक दिन पहले क्या होता है? पार्लियामेंट हाउस एंड द राष्ट्रपति भवन आर इल्यूमिनेटेड विथ मल्टी कलर लाइट्स। अलग अलग कलर की लाइट से पार्लियामेंट हाउस को और राष्ट्रपति भवन को अलग अलग लाइट मल्टी कलर लाइट से क्या करते हैं? और डेकोरेट करते हैं। डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर इज़ पर्टिकुलरली रिमेंबर्ड ऑन दिस डे फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन द शेपिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को शेप करने में यानी फ्रेम करने में ग्रेट कंट्रीब्यूशन किसका था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। इसलिए उनको इस दिन पर रिमेंबर किया जाता है, पर्टिकुलरली ऑन दिस डे, ठीक है। फ्रॉम हियर नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज completed and the other concepts we will discuss in the next video.